सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं अनमोल कौर आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल राय स्टडी हब में। तो जैसा कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के 2 पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया है, नाउन और प्रोनाउन। सो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का 3rd पार्ट पढ़ेंगे, वर्ब के बारे में। और अगर अभी तक आपने मेरी नाउन और प्रोनाउन की वीडियो नहीं वॉच की है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियोस का लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर दोनों वीडियो को वॉच कर सकते हैं। सो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो अगर हम देखें कि सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ब का मतलब क्या होता है। सो वर्ब को अगर हम हिंदी में देखें तो हिंदी में वर्ब का मतलब होता है क्रिया। हिंदी में वर्ब को हम क्रिया बोलते हैं। इंग्लिश में अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि द वर्ड्स विच शो द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। इसको मैं अभी आपको क्लियर करती हूँ, समझाती हूँ। तो डेफिनेशन में क्या लिखा है कि द वर्ड्स की जो शब्द विच जो शो करते हैं एक्शन। एक्शन का मतलब कि काम, कि वो शब्द जो किसी काम को शो करते हैं, और स्टेट ऑफ बीइंग या फिर उस काम के होने को शो करते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग का अगर मैं आपको मतलब समझाऊं कि काम के होने को कैसे बताते हैं, होने से क्या मतलब है। वैसे तो इसमें स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब इसमें किस टाइप से रखा गया है कि इसमें मतलब है कि किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस होना, कि जब कोई चीज़ प्रेजेंट होती है, किसी चीज़ की प्रेजेंस को शो करते हैं हमारे वर्ब्स। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब यह भी है कि वो किसी चीज़ की प्रेजेंस को शो करते हैं या किसी चीज़ का होना शो करते हैं। अभी मैं आपको ये एग्जांपल से बताती हूँ कि स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या है। जैसा कि मैंने यहाँ पर कुछ वर्ब्स लिखी हैं, अभी आपके हिसाब से तो क्या पता ये वर्ब्स हैं भी या नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, ये सभी होते हैं ना, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो होते तो ये भी हमारे वर्ब में ही आते हैं। ये वाले जो हमारी वर्ब्स होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स, ये भी वर्ब का ही एक पार्ट है। तो अभी मैं आपको स्टेट ऑफ बीइंग समझाती हूँ कि उसका मतलब कैसे है। कि इसका मतलब होता है, एम का मतलब हूँ, और आर का मतलब है। ऐसे करके वॉज, वर, हैज़, हैव, इनका मतलब भी होने से रिलेटेड होता है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि शी इज़ अ टीचर, तो इसमें जो हमारा इज़ है, इसमें जो हमारा ये इज़ है, ये भी एक वर्ब है। और ये वर्ब क्यों है, क्योंकि ये हमें होने के बारे में बता रहे हैं, और शी मतलब इस लड़की की स्टेट के बारे में बता रहे हैं कि वह एक टीचर है, और इसके होने के बारे में बता रहे हैं, उसके टीचर होने के बारे में भी हमें बता रही है ये जो वर्ब है। तो इसलिए यही हमारा स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब है कि उसकी प्रेजेंस को, उसकी एग्जिस्टेंस को शो कर रही है ये इज़ वर्ब। तो इसलिए जो वर्ब है हमारी, वो स्टेट ऑफ बीइंग को भी शो करती हैं। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, ये भी हमारी वर्ब में ही इंक्लूड होती हैं। और स्टेट ऑफ बीइंग को आप ऐसे समझ लीजिए कि वो किसी काम के होने के बारे में बताते हैं या फिर उसकी स्टेट के बारे में बताते हैं। तो इसमें क्या है, स्टेट के बारे में बताया कि वह एक टीचर है। सो आई होप ये आपको समझ आ चुका होगा कि स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या है। हिंदी में अगर हम देखें तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। तो यही अभी हमने ऊपर वाली डेफिनेशन में इसको अच्छे से समझ लिया है। तो अगर आपने मेरी टेंस वाली वीडियो देखी है तो उसमें आपको एक बात पता चली होगी कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए 3 चीज़ें मस्ट होती हैं। वो 3 चीज़ें कौन सी होती हैं? वो होती हैं हमारा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आप वर्ब को ऐसे मान लीजिए कि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, ये गाड़ी चल रही है। मान लीजिए कि ये गाड़ी चल रही है और यहाँ पर इसके गाड़ी के टायर लगे हैं। तो ये जो वर्ब है ना, ये इस गाड़ी का इंजन है। जैसे गाड़ी इंजन के बिना नहीं चल सकती ना, उसी हिसाब से हमारा जो सेंटेंस है, जी हाँ, हमारा जो सेंटेंस है वो भी वर्ब के बिना अधूरा है। वर्ब के बिना वो सेंटेंस किसी काम का नहीं होता है। आप दुनिया का कोई भी सेंटेंस देख लीजिए, आपको उसमें कोई ना कोई वर्ब तो ज़रूर मिलेगी, क्योंकि वर्ब के बिना हमारा सेंटेंस है वो बिना गाड़ी के इंजन जैसा होता है। बिना इंजन के गाड़ी जैसा होता है, क्योंकि जैसे बिना इंजन के गाड़ी नहीं चल सकती, वैसे ही वर्ब के बिना हमारा सेंटेंस भी नहीं बन सकता। सो अब हम पढ़ेंगे वर्ब के टाइप्स।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हेल्पिंग वर्ब्स है हमारी, वो भी हमारे वर्ब में इंक्लूड होती है, वो वर्ब का ही एक पार्ट है। तो उसी हिसाब से वर्ब को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक हमारा पार्ट होता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो मैंने जैसा कि आपको बता दिया कि हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब्स होती हैं जो कि हमें सेंटेंस में मतलब सिर्फ हेल्प करने के लिए होती हैं, और जो मेन वर्ब होती हैं वो एक्शन को शो करती है, वो काम को शो करती है, वो हमारी मेन वर्ब्स होती हैं। जो मैंने के नीचे ऑक्सिलरी वर्ब लिखा है ये भी हेल्पिंग वर्ब को ही बोलते हैं। सो हेल्पिंग वर्ब में कौन सी वर्ब्स आ जाती हैं? एक तो आता है हमारा डू एक हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होता है हमारा डू। उसके बाद हमारा आता है बी का मतलब होने से है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टेट ऑफ बीइंग, कि वो किसी काम के होने को बताती है, तो वही मैंने आपको बताया था कि बी है हमारा, ये बी के ही सारे पार्ट्स होते हैं, बी के अंदर इंक्लूड हो जाती है हमारी ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स, इज़, एम, आर, वॉज, वर, बीन, ये सारी हमारी जो वर्ब्स हैं ये हमारी बी में इंक्लूड हो जाती हैं। और बी का मतलब होना होता है, जैसा कि इज़ का मतलब है होता है, एम का मतलब हूँ होता है, और आर का मतलब हैं होता है। तो उसी हिसाब से जो हमारा डू है, बी में जितनी भी वर्ब्स आ गई ये सारी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। उसके बाद हमारी आती हैं हैज़, हैव और हैड। हैव का मतलब होता है कि पास, जब कोई चीज़ हमारे पास होती है उसके लिए हम हैव वर्ड का यूज़ करते हैं। और जो हमारा हैव है ये हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज़ होता है। सो ये हमारी हैज़ और हैड ये हैव के पार्ट्स हैं, सो ये भी हमारा हेल्पिंग वर्ब में आता है। और ये सारी चीज़ें हैं ये हमें किसी काम के होने को बताती हैं, इसलिए ये हमारी हेल्पिंग वर्ब में इंक्लूड होती हैं और यही हमारा वर्ब का पार्ट भी होती हैं। तो आगे अगर हम देखें कि जो मॉडल वर्ब होती हैं वो भी हमारे वर्ब का ही पार्ट होती हैं। ये हमारे वर्ब का पार्ट कैसे होती हैं? क्योंकि ये भी हमें किसी काम के बारे में बताती हैं, हमारी फीलिंग्स को बताती हैं, हमारी स्टेट को बताती हैं, इसलिए हमारी ये जो मॉडल वर्ब होती हैं ये भी एक वर्ब का ही पार्ट है, लेकिन ये हमारी मेन वर्ब में इंक्लूड नहीं होती हैं, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब में इंक्लूड होती हैं। जैसा कि मॉडल वर्ब्स में हमारी आ गई कैन, में, शुड, वुड, कुड, ऐसे हमारी कोई भी मॉडल वर्ब है वो भी हमारे वर्ब का ही पार्ट होती हैं। उसके बाद अब हम देखेंगे हमारी मेन वर्ब के बारे में। तो अगर आपको मेन वर्ब की पहचान करनी नहीं आ रही है, मेन वर्ब के बारे में मैं आपको एक बताती हूँ कि मेन वर्ब की हम कैसे पहचान कर सकते हैं कि जिस वर्ब के लास्ट में हमें ना वर्ड मिल जाए वो हमारी मेन वर्ब होती है। जैसा कि उसके बाद में हमें लास्ट में ना मिल जाए किसी भी वर्ब के लास्ट में, वो हमारी मेन वर्ब होती है। जैसे कि हंसना, रोना, खाना, पीना, ये सारी इसके लास्ट में ना मिल रहा है हमें, तो ये सारी हमारी मेन वर्ब्स में इंक्लूड होती हैं। उसके बाद हमारे मेन वर्ब के दो पार्ट्स होते हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरी होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। इनके बारे में मैं अभी आपको बताऊँगी आगे। तो अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी सेंटेंस को बनाने के लिए क्या हमें हमारी दोनों वर्ब्स की ज़रूरत होगी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब? जी नहीं, हम अकेली हेल्पिंग वर्ब या फिर अकेली मेन वर्ब और या हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के साथ सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो हम अकेली हेल्पिंग वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब दोनों से और या फिर अकेली मेन वर्ब से भी सेंटेंस बना सकते हैं। अभी मैं आपको इनके एग्जाम्पल करवाती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपके सामने 3 एग्जाम्पल्स लिखे हैं कि निशा इज़ गोइंग टू आगरा, सेकंड नंबर पे मैंने लिखा है कि निशा वेंट आगरा और निशा इज़ इन आगरा। तो इनके हिसाब से मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि अगर हम देखें तो ये लास्ट वाले सेंटेंस से मैं आपको बताती हूँ कि निशा इज़ इन आगरा। तो इसमें जो हमारी वर्ब लगी है क्या वो मेन वर्ब लगी है? नहीं, ये तो हमारी हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब कैसे है कि ये हमारी निशा के आगरा में होने को बता रही है कि निशा है वो आगरा में है, कि मतलब उसकी एग्जिस्टेंस, उसकी प्रेजेंस को बता रहा है ना ये इज़ हमारा। तो ये जो इज़ है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। यही मैंने वो आपको स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में जो मैंने बताया था, तो तब मैंने यही बताया था कि किसी काम के होने को बताती है, तो ये निशा के आगरा में होने के बारे में इसने हमें बताया। तो ये जो इज़ है हमारी ये हेल्पिंग वर्ब है हमारी, ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है जो कि एक वर्ब का पार्ट है। उसके बाद हम ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं कि निशा वेंट आगरा। अभी ये जो हमारा वेंट है ये मेन वर्ब हुआ क्योंकि ये हमारा गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। तो ये वेंट हमारी क्या है? वेंट हमारी मेन वर्ब है।
उसके बाद हम देख रहे हैं कि निशा इज़ गोइंग टू आगरा। इसमें क्या है, इन्होंने हेल्पिंग वर्ब भी लगा दी और मेन वर्ब भी लगा दी। तो इसका मतलब मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ कि जो हमारा सेंटेंस है वो उसकी कंडीशन पर डिपेंड करता है कि उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, मेन वर्ब लगानी है या दोनों लगाने हैं। ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि हमें ज़रूरी है कि हमें दोनों चीज़ें ही लगानी है या फिर दोनों से सेंटेंस नहीं बन सकता, हमें हमेशा मेन वर्ब लगानी पड़ती है। ऐसा कोई रूल नहीं है। हम अकेली हेल्पिंग वर्ब से भी सेंटेंस बना सकते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों से भी सेंटेंस बना सकते हैं और अकेली मेन वर्ब से भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम करेंगे हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में। जैसा कि मैंने लिखा है कि ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में हम सहकर्मक क्रिया बोलते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी वर्ब्स होती हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब होती हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग बताने के लिए। अब ये क्या है? इसका मतलब ये है कि जो सेंटेंस हमारे ऑब्जेक्ट के बिना अधूरा हो, कि उनमें हमें ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत होती है। ऐसी वर्ब्स जिनके साथ हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, नहीं तो हमें जो सेंटेंस है उसका कंप्लीट मीनिंग नहीं पता चलता है, वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। जैसा कि मैंने इसमें एग्जांपल लिखा है कि आई कोट, तो इसमें क्या है कि मैंने पकड़ा। अब मैंने क्या पकड़ा? कि मैंने बुक को पकड़ा, कि मैंने किसको पकड़ा? मैंने पेन को पकड़ रखा है या मैंने बॉल को पकड़ रखा है, मैंने किस चीज़ को पकड़ रखा है। तो क्या इससे क्या है, मुझे सेंटेंस का मतलब पता चल रहा है? ये अभी भी अधूरा सेंटेंस है कि आई कोट, कि मैंने क्या पकड़ा। तो अभी अगर हम इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे तो ये सेंटेंस हमारा अधूरा रहेगा। इसमें क्या है, हमें ऑब्जेक्ट लगाना ही पड़ेगा। इससे क्या सेंटेंस का कोई मीन्स ही नहीं निकल रहा है, हमें सेंटेंस का पता ही नहीं चल रहा है। तो इसके आगे हम कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने बॉल को पकड़ा। उसके बाद है कि लता सेंट। अब लता ने क्या सेंट किया? लता ने बॉम्ब सेंट किया है, लता ने गिफ्ट सेंट किया है, लता ने मैसेज सेंट किया है। क्या सेंट किया लता ने? क्या हमें इससे पता चल रहा है? हमें क्या पूरे सेंटेंस का पता चल रहा है? नहीं, हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है, सेंटेंस का पूरा मतलब क्या है। तो इसमें क्या है, ये देखिए, जैसे कि हमारा कोट, इसमें हमारी मेन वर्ब थी, तो यही तो इसमें था कि वर्ब्स जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। तो इस कोट वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी, तो ये जो कोट है हमारी, ये ट्रांजिटिव वर्ब हुई। उसी हिसाब से लता सेंट, अभी जो ये सेंट है हमारा, ये भी मेन वर्ब है। इसको भी क्या है, अभी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये जो सेंट है हमारा, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है। अभी इसमें हम कुछ भी लगा सकते हैं कि लता सेंट द मैसेज। उसके बाद है कि द बॉयज़ कैरी। अभी इसमें भी क्या है, हमें पूरे सेंटेंस का मतलब नहीं पता चल रहा है, इसमें हम कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया कि द बॉयज़ कैरी द बोतल। तो ये थी हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स, कि जिन वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है और उसमें ऑब्जेक्ट के बिना हमें सेंटेंस के कंप्लीट मीनिंग का पता नहीं चलता है, और उसके कंप्लीट मीनिंग को बताने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसमें जो कोट, सेंट, कैरी, ये जो वर्ब्स थी, ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स थी। अब हम देखेंगे हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में। तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स को हिंदी में बोलते हैं अकर्मक क्रिया। और इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब्स होती हैं जिनमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। जैसा कि मैंने एग्जांपल लिखा है कि द थीफ रैन, कि थीफ भागा। अभी क्या इसमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है? भाग गया तो भाग गया, अभी उसमें हमें ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अभी हम इसमें क्या जोड़ सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम कुछ नहीं लगा सकते हैं। ये सेंटेंस अपने आप में पूरा है, ये कंप्लीट मीनिंग हमें बता रहा है। उसके बाद है हमारे पास कि शी सैंग, कि उसने गाया। तो ये भी हमारे पास कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें आगे हमें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें ऑब्जेक्ट लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये भी हमारी जो रैन है, जो सैंग है, इसमें ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है। उसके बाद है कि अ लाइट वॉज शाइनिंग। उसके बाद कि दे जम्प्ड, वे कूदे। ठीक है, कूद गए तो कूद गए। तो अभी इसमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है? नहीं, हमें इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगा सकेंगे? हम इसमें कुछ नहीं लगा सकेंगे अपनी तरफ से, ये सेंटेंस अपने आप में पूरा है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमारी जो कुछ वर्ब्स हैं वो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों में यूज़ हो सकती है। जैसा कि मैंने लिखा है कि बर्ड्स फ्लाई।
तो अभी ये तो हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब हुई, क्योंकि इसमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी है कि बर्ड्स फ्लाई कि पक्षी उड़ रहे हैं, अभी इसमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब हुई। लेकिन इसमें जब हमने फ्लाई वर्ड का यूज़ किया कि ही फ्लाइज, तो इसमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ रही है कि वह उड़ा रहा है या उड़ाता है, तो वह क्या उड़ा रहा है हमें बताना पड़ेगा। इसमें आगे हमने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया तो हमें कंप्लीट मीनिंग का पता नहीं चलेगा। तो अभी दोनों सेंटेंस में देखिए, ये जो फ्लाई वर्ड है, ये जो फ्लाई वर्ब है हमारी, एक में तो हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब में यूज़ हुई है, लेकिन दूसरे में ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में यूज़ हुई है। तो ऐसे ही हमारी कुछ वर्ब्स होती हैं जो दोनों में यूज़ हो सकती हैं। तो अभी हम देखेंगे कि वर्ब्स को टेंसेस के रूल्स के हिसाब से वर्ब को फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक आती है हमारी फाइनाइट वर्ब्स और एक आती है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अभी ये जो फाइनाइट वर्ब्स होती हैं ये क्या होती हैं? फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं कि जिनमें हमें टाइम बताना पड़ता है, कि जिनमें हमारे टेंस के रूल्स लगते हैं, जो नंबर्स के हिसाब से उन्हें बदलना पड़ता है हमें वर्ब्स को, वो सारी हमारी फाइनाइट वर्ब्स में आती हैं। इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों ही आती हैं। तो फाइनाइट वर्ब मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से बताती हूँ। जैसा कि मैंने लिखा है कि ही स्पोक टू मी, तो इसमें जो ये स्पोक वर्ड है ये हमारा स्पीक की सेकंड फॉर्म है। तो ये जो है स्पोक, जो स्पीक हमारी वर्ब थी, वो टेंस के हिसाब से हमें बदलनी पड़ी, हमने टेंस के हिसाब से उसको बदला, क्योंकि ये हमें बात पास्ट में बतानी थी, पास्ट में बात बतानी थी, इसलिए हमने क्या है वर्ब बदली, वर्ब का हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की इसमें, तो हमने स्पीक की जगह स्पोक लगाया। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमने इसमें क्या है हमारी जो वर्ब थी उसको मतलब बदला है, उसको टेंस के रूल के हिसाब से हमने उसको चेंज किया है। तो इसलिए ये जो हमारी स्पीक वर्ब है ये क्या है फाइनाइट वर्ब्स में इंक्लूड हो जाएगी। उसके बाद मैंने लिखा है कि अ बॉयज़ बेस्ट फ्रेंड इज़ हिज मदर, तो इसमें ये जो इज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब है ये नंबर्स के हिसाब से बदली। नंबर्स कैसे कि जो हम देखते हैं कि सिंगुलर प्लूरल, तो इसमें क्या है मदर के बारे में, सिंगुलर व्यक्ति के बारे में बात हो रही थी इसलिए हमने इसमें इज़ लगाया, लेकिन अगर प्लूरल के बारे में बात होती तो हम इसमें आर लगाते। तो ये भी वही बात होगी कि हमने इसको नंबर्स के हिसाब से चेंज किया, तो ये हमारी फाइनाइट वर्ब हो गई। उसके बाद दे रॉब्ड द बैंक, इसमें भी हमें पास्ट की बात करनी थी, हमें पास्ट की बात करनी थी, इसलिए हमने इसमें सेकंड फॉर्म यूज़ की वर्ब की। तो ये भी हमारा क्या है फाइनाइट वर्ब हुई, क्योंकि ये हमने टेंस के रूल के हिसाब से इसको चेंज किया है और इसमें टाइम के हिसाब से हमने इसको चेंज किया है। उसके बाद है कि शी इज़ माई सिस्टर, तो इसमें ये जो इज़ है हमारी ये भी हमने नंबर्स के हिसाब से चेंज किया, तो ये भी हमारी फाइनाइट वर्ब हुई। तो वैसे अगर देखा जाए तो जितनी भी वर्ब्स हैं दुनिया में वो सारी फाइनाइट वर्ब्स में ही आती हैं, क्योंकि ऐसी कोई वर्ब नहीं है जिसको हम टेंस के हिसाब से चेंज ना करें। हमें हर वर्ब को चेंज करना पड़ता है, चाहे हमें उसको नंबर्स के हिसाब से चेंज करना पड़े, चाहे टाइम के, चाहे टेंस के हिसाब से, लेकिन हम वर्ब्स को चेंज करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनाइट वर्ब्स में हमारी सभी वर्ब्स इंक्लूड हो जाती हैं। तो अब हम देखते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स भी फाइनाइट वर्ब्स में ही कुछ वर्ब अलग करके निकाली गई हैं, जो कि हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब्स में आ जाती हैं। इसके क्या 3 पार्ट होते हैं, इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। ये अभी मैं आपको समझाती हूँ कि इनके मतलब क्या होते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि जो हमारी मेन वर्ब्स होती हैं वो उसके मेनली 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें हमारी आती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको हम फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट फॉर्म है वो कैसे यूज़ होती है। तो फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर हम टू लगा दें तो ये हमारी इन्फिनिटिव बन जाती है, कि अगर हम फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस में टू का यूज़ करें, टू लगा दें, तो ये हमारा इन्फिनिटिव बन जाता है और ये हमारा वर्ब या फिर नाउन को शो करता है। ये मैं अभी आपको एग्जांपल की हेल्प से बताती हूँ। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसमें टू लगाने से इन्फिनिटिव कैसे बन जाता है।
तो ये जो हम टू लगाते हैं किसी भी सेंटेंस में, ये टू हम इसलिए लगाते हैं जब हमारे पास दो मेन वर्ब होती हैं, क्योंकि हम दो मेन वर्ब को एक साथ नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हमें दो मेन वर्ब के लिए बीच में टू भी लगाना पड़ता है। जैसे कि ये सेंटेंस है कि आई वॉन्ट टू स्टडी, तो इसमें हमारे पास दो वर्ब थी, दो मेन वर्ब थी, एक तो हमारी इसमें वॉन्ट थी और दूसरी हमारी इसमें स्टडी थी। तो इसलिए रूल्स के हिसाब से हम दो मेन वर्ब को एक साथ नहीं लिख सकते हैं, लेकिन उनको लिखने के लिए हम टू लगाकर दो मेन वर्ब को एक साथ लिख सकते हैं। तो ये जो भी हमारा सेंटेंस हो गया ना, इसमें जो हमने टू लगाया प्लस में हमारी फर्स्ट फॉर्म लगी, ये हमारा इन्फिनिटिव का एग्जाम्पल हो गया। और टू लगाने के बाद ये जो स्टडी है हमारा, ये स्टडी मेन वर्ब नहीं रहा। अभी इस सेंटेंस में हमारे पास मेन वर्ब है वो सिर्फ वांट ही है। उसके बाद हम जैसे इस सेंटेंस में देखें कि शी वांट्स टू गो, इसमें भी हमारे पास दो वर्ब थी, एक थी हमारे पास वांट और एक थी हमारे पास गो। तो दो वर्ब को एक साथ नहीं यूज़ कर सकते, इसलिए हमने इसमें टू लगाया। सो टू लगाने के बाद हमने दो वर्ब को यूज़ किया और ये जो गो है हमारा, अभी ये भी मेन वर्ब नहीं रहा। उसके बाद ये तो थे दो टाइप थे, तो दो एग्जाम्पल थे हमारे, ये तो वर्ब के एग्जाम्पल थे। तो ये जो थर्ड वाला एग्जाम्पल है कि टू एरर इज़ ह्यूमन, सो ये है हमारा, ये नाउन का एग्जाम्पल है। सो टू इस टाइप से भी हमारा यूज़ हो जाता है। सो मैंने लिखा है ऊपर कि वर्ब और नाउन की ये जो टू जो इन्फिनिटिव है हमारा, ये हमारा वर्ब और नाउन दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। सो ये था हमारा टू लगाने का कंसेप्ट कि टू हम क्यों लगाते हैं। तो अभी तक तो हमने समझा हमारे इन्फिनिटिव के बारे में, जो कि हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट था एक। तो उसमें से हमने इन्फिनिटिव को तो क्लियर कर लिया। अब हम पढ़ेंगे जो पार्टिसिपल लिखा था मैंने, वो पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है और पार्टिसिपल है वो कहाँ यूज़ होता है। तो थर्ड फॉर्म है जो हमारी, वो उसमें क्या है, हमारा पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ होता है। पास्ट पार्टिसिपल, इसको हम कैसे समझेंगे कि पास्ट पार्टिसिपल मतलब कि पास्ट की कोई बात हमें बताने के लिए हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। सो इसमें क्या है, ये जो पास्ट पार्टिसिपल है इसका यूज़ करने से, ये जो थर्ड फॉर्म है इसका यूज़ करने से हम इसमें क्या है, एडजेक्टिव के बारे में भी बताते हैं, इसको एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ करते हैं और वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने लिखा है कि ब्रोकन विंडो, तो ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट की बात बताई जा रही है थर्ड फॉर्म का यूज़ करके। और इसमें क्या है, एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे विंडो की जैसे कि हम बोल सकते हैं कि उसको विंडो के बारे में बताया जा रहा है, उसकी खासियत बताई जा रही है। तो ये क्या है, हमारे एडजेक्टिव का एग्जाम्पल है। उसके बाद है कि पेंटेड डोर, ये भी पास्ट पार्टिसिपल की बात हो गई। कॉमनली हमारी जो थर्ड फॉर्म है ये पास्ट पार्टिसिपल के लिए ही यूज़ होती है, हम इसका पास्ट में ही यूज़ करते हैं। और मैंने क्या लिखा है कि पेंटेड डोर, तो ये भी क्या है, एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ और पास्ट पार्टिसिपल है हमारा। और डिस्ट्रॉयड ब्रिज, तो ये भी हमारा क्या है, पास्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है। तो अभी तक हमने क्या देखा, पास्ट पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव के बारे में देखा, जिसमें हमने देखा था कि इन्फिनिटिव का मतलब उसमें हमने कैसे यूज़ किया था कि जब हमें दो मेन वर्ब का यूज़ करना है तब हम टू वर्ड लगा के दो मेन वर्ब का यूज़ कर लेते हैं, और उस पर क्या फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करके हम उसको करते थे। और उसके बाद हमने देखा कि थर्ड फॉर्म का यूज़ हम पास्ट पार्टिसिपल की तरह करते हैं, और ये क्या है, ज़्यादातर ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाता है कि जब हमें थर्ड फॉर्म के साथ एडजेक्टिव जैसे दिख जाए कि थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया गया हो, जहाँ वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है। और पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है कि जो काम पहले से हो चुका होता है, कि पेंटेड डोर, की डोर है वो पेंटेड है, कि मतलब वो पहले से हो चुकी है, उसको पहले से पेंटेड कर दिया गया है। तो जैसे कि डिस्ट्रॉयड ब्रिज, कि ब्रिज है वो पहले से ही डिस्ट्रॉय हो चुका है, कि मतलब वो काम हो चुका है, पहले से ही काम पूरा हो चुका है, वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल में आता है। और ये एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम देखेंगे कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये कब यूज़ होता है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। ये यूज़ होता है कि जब हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं, जब हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल को दिखाना हो। और ये ज़्यादातर एडजेक्टिव के लिए यूज़ होता है, जैसा कि द राइजिंग सन, इसमें क्या है कि सन के बारे में हमें खासियत बताई जा रही है कि उगता हुआ सूरज। तो ये क्या है, सन की इसमें क्या है, इन्होंने खासियत बता दी, तो ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
प्लस ing। तो ये हमारा क्या हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक तो इसमें हमें एडजेक्टिव दिखा दिया, एडजेक्टिव के बारे में बता दिया, और ऊपर से हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing मिल गया। हमें देखते ही पता चल गया कि हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है, ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। और फिर हमने देखा कि द लाफिंग चाइल्ड, कि हंसता हुआ बच्चा। तो ये भी क्या है कि बच्चे की खासियत बताई जा रही है, तो इसमें भी क्या है, एडजेक्टिव का यूज़ हुआ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing का यूज़ हुआ। तो हमें पता चल गया कि हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो अब मैं आपको बताऊं कि जो ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing है, इसका यूज़ हम जेरंड के लिए भी करते हैं। अब जेरंड क्या होता है, तो ये जो जेरंड होता है हमारा, ये भी क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का हम यूज़ करते हैं, लेकिन इसका यूज़ स्पेशली नाउन के लिए होता है। जैसा कि हमने देखा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, उसका यूज़ हमने देखा कि उसमें हम एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं उसको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing को, लेकिन जेरंड में हम उसको नाउन की तरह यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिखा है कि स्विमिंग इज़ गुड। वैसे तो ये स्विमिंग है, ये जो हमारा वर्ब है, लेकिन इसमें क्या है कि स्विमिंग इज़ गुड, स्विमिंग को ना एक चीज़ की तरह मतलब इसमें यूज़ किया जा रहा है कि स्विमिंग एक अच्छी चीज़ है। तो इसमें क्या है, स्विमिंग को एक नाउन की तरह यूज़ किया जा रहा है, ना कि इसमें स्विमिंग को वर्ब की तरह यूज़ किया जा रहा है। और जैसा कि मैंने लिखा है कि आई लाइक वॉचिंग टीवी, इसमें क्या है, इसमें भी देखो दो वर्ब का यूज़ हो रहा है। पहले तो हमने लाइक वर्ब का यूज़ किया, ये हमारी मेन वर्ब हो गई, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था हम दो वर्ब को एक साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं। अभी इसमें हमारे पास दो वर्ब्स थी, तो इसमें क्या है, हमने टू तो लगाया नहीं। अभी इसमें हम क्या है, दो वर्ब को एक साथ हमें लिखना हो तो या तो हम उसको इन्फिनेटिव की तरह यूज़ कर सकते हैं टू लगाकर, या फिर हम उसको जेरंड की तरह यूज़ कर सकते हैं कि एक वर्ब को हम क्या है, नाउन की तरह यूज़ कर लें। अभी इसमें ये जो लाइक था ये तो हमारी वर्ब थी, लेकिन ये जो वॉचिंग है ना, ये अभी हमारा नाउन की तरह यूज़ हो रहा है कि आई लाइक वॉचिंग टीवी। क्योंकि इसमें दो वर्ब्स हमने यूज़ किए हैं, तो दो वर्ब्स का हम जेरंड की तरह यूज़ कर सकते हैं या फिर इन्फिनेटिव की तरह। तो इसमें हमने क्या है, ये जो लाइक था ये तो हमारी वर्ब की वर्ब रही, और वॉचिंग को क्या हमने एक नाउन की फॉर्म में बना दिया। तो अभी अगर हम मोटा मोटा देखें कि इनकी पहचान कैसे होती है, तो जो हमारा इन्फिनेटिव होता है, इन्फिनेटिव की पहचान तब होती है जब हम किसी पर्पज़ की बात करते हैं, कि जैसा कि आई वॉन्ट टू स्टडी, तो ये एक पर्पज़ की बात हो रही है कि मैं स्टडी करना चाहता हूँ। साथ में हमें दो वर्ब के साथ हमने टू लगाया, तो हमें पता चल गया ये हमारा इन्फिनेटिव है। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है उसका यूज़ हम कब करते हैं, जब हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं, वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है। और जिसमें हमारा काम पहले से हो चुका होता है वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल में आ जाता है। और हमने देखा कि जो जेरंड है हमारा, उसका यूज़ तब होता है जब हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing को हम एक नाउन की तरह यूज़ करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि हमने इनका कैसे यूज़ किया था। तो हमने देखा कि इन्फिनेटिव का यूज़ हमने किया कि टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये पर्पज़ के लिए यूज़ किया था हमने। और जेरंड था जो हमारा, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, और इसको हमने नाउन की तरह यूज़ किया। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारा पार्टिसिपल था उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, या तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर उसको यूज़ करते हैं, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing के लिए हम यूज़ करते हैं। जिसमें हमने देखा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए जब हम यूज़ करते हैं तो एडजेक्टिव के लिए करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing के लिए जब हम करते हैं तो उसको नाउन की तरह करते हैं। तो अभी हम इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिससे आपका ये इनका जेरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल का डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है कि कमल वॉज रियली बैड एट गार्डनिंग। कमल हमारा इसमें सब्जेक्ट आ गया, ये वॉज था हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब है, ठीक है, क्योंकि ये हमें क्या होने के बारे में बता रही है कि वो बैड है, उसके बैड होने के बारे में हमें बता रही है, इसलिए हमारा वर्ब था। और वर्ब में क्या था, वो हमारा हेल्पिंग वर्ब था। उसके बाद हमारे पास आया कि एट गार्डनिंग, तो ये गार्डनिंग है, ये है तो हमारी वर्ब, लेकिन हमने क्या देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब ing हमने देखा तो देखते ही हमारे दिमाग में आया कि या तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल होगा या फिर ये हमारा जेरंड का एग्जाम्पल होगा।
तो इसमें ये हमारे जेरेंड का एग्जाम्पल है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम एडजेक्टिव के बारे में बताते हैं, लेकिन इसमें क्या है, एडजेक्टिव के बारे में नहीं बताया जा रहा है, इसमें हमें नाउन के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए ये हमारा जेरेंड हुआ। उसके बाद हमारे पास सेकंड एग्जांपल है कि स्टडिंग इज़ वन ऑफ राम्स फेवरेट थिंग्स टू डू। अब इसमें जो ये स्टडिंग वर्ड है, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मिल गया, हमें देखते ही पता चल गया कि ये जेरेंड है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल इसलिए नहीं है क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम एडजेक्टिव के बारे में बताते हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक नाउन की तरह स्टडिंग को यूज़ किया जा रहा है, तो ये हमारा एक जेरेंड का एग्जाम्पल हुआ। उसके बाद इज़ आ गया हमारे पास, ये हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद है कि राम्स फेवरेट थिंग्स टू डू। अभी हमें टू वर्ड मिल गया, टू देखते ही हमें पता चल गया कि ये इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें हमारे पास दो वर्ब्स थी, एक तो डू था हमारे पास और साथ में ये पर्पस के लिए भी यूज़ किया जा रहा था, तो ये जो टू डू है हमारा, ये इन्फिनेटिव हो गया। उसके बाद है हमारे पास एग्जाम्पल कि विनोद जस्ट वांटेड टू गो अब्रोड, कि विनोद जस्ट वांटेड टू गो अब्रोड। तो इसमें क्या है कि विनोद जस्ट वांटेड, देखिए इसमें वांटेड हमें मिला है, तो ये हमारी वर्ब है, मेन वर्ब है, और टू गो मिलते ही हमें क्या पता चला कि ये हमारा इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल है, क्योंकि हमारे पास दो वर्ब थी, एक वांटेड और एक गो, इसलिए हमने क्या टू लगाकर इसको इन्फिनेटिव बना दिया। और वैसे देखा जाए तो ये वांटेड देखते हैं, हमें क्या पता चला कि ये जो वांटेड है ना हमारा, ये फाइनाइट वर्ब का एग्जाम्पल है, क्योंकि हमने देखा था कि जो टेंस के हिसाब से चेंज हो जाती हैं वर्ब्स, वो हमारी फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। तो ये जो वांटेड है हमारा, ये फाइनाइट वर्ब का एग्जाम्पल है, और टू गो इसको इनफाइनेटिव बना दिया इसको। उसके बाद हमारे पास है कि आई हैव जस्ट सीन अ ड्रंक मैन। इसमें हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया। उसके बाद सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई हमारे पास, अ ड्रंक मैन। अब भी ड्रंक मैन से हम क्या समझते हैं कि मतलब पिया हुआ आदमी, की दारू पी के कोई आदमी है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो इसमें क्या है, एक तो हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हो रहा है, ठीक है, और दूसरा इसमें हमें क्या पता चला कि उसके बारे में, उसके एडजेक्टिव के बारे में इसको यूज़ किया जा रहा है एडजेक्टिव की तरह। और क्या है इसमें कि वो मतलब पिया हुआ है, कि मतलब वो काम पहले से ही हो चुका है। तो हमने ये तीनों चीज़ें किसमें देखी थी कि जिसमें हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले, साथ में कोई काम पहले से हो चुका हो और हमें उसमें एडजेक्टिव मिले। ये तीनों चीज़ें हमने देखी थी, ये तीनों चीज़ें हमने पास्ट पार्टिसिपल में देखी थी। तो ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल है कि इट लुक्स लाइक यू वांट टू विन। अभी टू विन देखते ही हमें क्या पता चला कि एक तो इसमें वांट थी, ये हमारी मेन वर्ब आ गई, और दो वर्ब थी, इसलिए हमने टू लगाकर इस वर्ब को हमने क्या, इन दोनों को टू लगाकर ये हमारा इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल हो गया। सो आई होप आपको जेरेंड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव के बारे में डिफरेंस पता चल गया होगा, और ये यहाँ पर ये हमारा जो वर्ब है उसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। सो वर्ब के इतने ही टाइप होते हैं, सो ये मैंने आपको समझा दिए हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो।